हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एमसीक्यूज की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जो आपके इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज मैं उसी सीरीज में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने जा रहे हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट की कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलती रहे तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजाइनिंग वेरियस मॉड्यूल्स ऑफ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम। क्या होता है आपका डिजाइनिंग का, ठीक है, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का जब आप मॉड्यूल्स में अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं, ठीक है, टू इंक्रीज द कोहेशन एंड टू इंक्रीज द coupling. Second option is to increase the cohesion, to decrease the coupling. Next option to increase the coupling and the last option is to increase the cohesion. देखिए हमारे जो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में दो टर्म काफी इंपॉर्टेंट हैं, कोहेशन और कपलिंग। ये आप अगर यूनिवर्सिटी के एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर थ्योरेटिकल पूछी जाती हैं, और अगर आप कॉम्पिटिटिव टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोहेशन क्या होता है और कपलिंग क्या होता है। देखिए कोहेशन क्या होता है, विद इन द मॉड्यूल जितने भी फंक्शंस होते हैं आपके मॉड्यूल के अंदर, अगर उनके अंदर इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है, फंक्शंस के बीच में अगर इंटरडिपेंडेंसी ज्यादा है तो हम उसे कहते हैं कोहेशन। सिमिलरली इन कपलिंग के केस में क्या होगा कि इंटरडिपेंडेंसी जो होगी आपकी यहाँ पर, इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द मॉड्यूल्स, ठीक है, यहाँ पर आपको एक ही चीज समझनी है, इंटरडिपेंडेंसी टर्म तो दोनों में यूज होंगे। यहाँ पर आपका एक मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे उनमें इंटरडिपेंडेंसी होनी चाहिए, और यहाँ कपलिंग क्या कहता है कि एक मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल के साथ इंटरडिपेंडेंसी होनी चाहिए। देखिए टेक्निकल टर्म देख लेते हैं। कोहेशन मींस हाउ रिलेटेड फंक्शंस विद इन अ सिंगल मॉड्यूल, और कपलिंग मींस इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द मॉड्यूल। देखिए आपने बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हैं, जब हम एक मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं वहां से हम वैल्यूज को रिटर्न करते हैं या पैरामीटर्स पास करते हैं तो वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। लेकिन जब हम एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल में वेरिएबल को पास करते हैं, पैरामीटर्स को पास करते हैं, वैल्यूज को रिटर्न करते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारे मॉड्यूल की जो डिपेंडेंसी वो इंक्रीज होती जाती है। अगर आपका एक मॉड्यूल बाई चांस किसी रीजन से फेल हो रहा है तो बाकी जो उसके डिपेंडेंट मॉड्यूल है वो भी फेल हो जाते हैं। तो अब आप समझ गए कि कपलिंग कितना वर्स्ट है हमारे लिए। तो हमें कपलिंग को मिनिमम रखना चाहिए और कोहेशन को हमें मैक्सिमम रखना चाहिए, ठीक है। तो आंसर जो रहेगा हमारा यहाँ पर टू इंक्रीज द कोहेशन, हमें कोहेशन को इंक्रीज करना है एंड टू डिक्रीज द कपलिंग, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आंसर भी आपको प्रोवाइड करा रही हूँ और ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लान। देखिए जब भी हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग करते हैं तो वहां पर हमारे लिए सबसे मेन चीज होती है, आपको विद इन द टाइम प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है, विद इन द बजट आपको प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है, प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करना है, कॉस्ट भी आपकी जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो आपने डिसाइडेड है, जो आपकी बजटेड कॉस्ट है वही होनी चाहिए, ठीक है। और जो लास्ट बट नॉट लिस्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग का, कि आपको एक क्वालिटी एश्योरेंस प्रोडक्ट जो है आपको प्रोड्यूस कराना है और डिलीवर करना है आपके कस्टमर को, ताकि वो आपके कस्टमर की जितनी भी रिक्वायरमेंट थी उनको सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए के अंदर है टीम स्ट्रक्चर, क्वालिटी एश्योरेंस और कॉस्ट एस्टिमेट। देखो टीम स्ट्रक्चर की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जब सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए प्लानिंग का पार्ट करते हैं उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये नहीं आता है। ऑब्वियसली हम वहाँ पर टीम कंस्ट्रक्ट करते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, हर एक मेंबर की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन जब हम फाइनली जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पर हमारे लिए
टाइम मैटर करता है, क्वालिटी मैटर करती है और कॉस्ट मैटर करती है। ठीक है, तो हम इन 3 चीजों का जो है एस्टिमेट लगाते हैं अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका बी वो करेक्ट आंसर रहेगा। सी एक बार देख लेते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस है, कॉस्ट एस्टिमेशन, पर्सनल एस्टिमेशन। पर्सनल एस्टिमेशन देखिए वही है कि आपको कितने मेंबर्स चाहिए, कितने टीम मेंबर्स चाहिए, वो चीजें वो आपको मैटर नहीं करती। आपको अंडर अ रूफ करना है, ये काम आपको मैनेज करना है, कम पर्सन के साथ भी ज्यादा पर्सन के साथ, ये आपका हेडेक है। लेकिन जो आपका प्रोडक्ट डिलीवर होगा उसमें सिर्फ टाइम दिखेगा, कॉस्ट दिखेगी और एक क्वालिटी नजर आएगी। ठीक है, तो आपको उन 3 फैक्टर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उन 3 फैक्टर्स को मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली पर्सनल एस्टिमेशन है, आपका टीम स्ट्रक्चर, वो सब देखना पड़ेगा। लेकिन वो क्या है, सेकेंडरी फैक्टर रहेंगे। फाइन, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, ऑप्शन ए भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी में क्या है, कॉस्ट एस्टिमेशन है, अगेन टीम स्ट्रक्चर बता रहा है, ये भी आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन जो बी है दैट इज करेक्ट। ठीक है, और दिस इज योर आंसर, टाइम, क्वालिटी एंड कॉस्ट एस्टिमेशन। फाइन, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर इज डिपेंडेंट ऑन। देखिए रिलायबिलिटी की जो टर्म है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी बहुत बार यूज होती है, डीबीएमएस में भी यूज होती है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब रिलायबिलिटी की टर्म हम यूज करते हैं उसमें हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर कब रिलायबल होगा। अगर आप किसी पर्सन की बात, के पर्सन कब रिलायबल होगा, जो आपके साथ धोखा नहीं करेगा। ठीक है, सिमिलरली सॉफ्टवेयर के केस में सॉफ्टवेयर कब रिलायबल होगा, जिसमें कम से कम एरर होंगे, आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो रिलायबिलिटी क्या होती है, डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एरर्स। अगर आपके मिनिमम नंबर ऑफ एरर है दैट मींस कि यू आर प्रोड्यूसिंग और यू आर डिलीवरिंग द गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर, गुड रिलायबल सॉफ्टवेयर। और अगर आपके सॉफ्टवेयर में एरर्स ज्यादा हैं तो दैट मींस यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग द गुड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं, रिलायबिलिटी टेस्टिंग सूट्स नो, डॉक्यूमेंटेशन का रिलायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन डी जो है आपका नंबर ऑफ एरर्स प्रेजेंट इन द सॉफ्टवेयर। देखिए ये जो क्वेश्चन है 2 टाइप से पूछा जाता है, एक तो फॉर्म यही आपकी रिलायबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिपेंडेंट होगी, कई बार पूछा जाता है नंबर ऑफ एरर्स प्रेजेंट इन द सॉफ्टवेयर डैश, यहाँ पर आ जाएगा तो आप बोलेंगे रिलायबिलिटी। फाइन, तो ये आपका आंसर है, नंबर ऑफ एरर्स प्रेजेंट इन द सॉफ्टवेयर। This is our next question. In transform analysis, input portion is called afferent branch, efferent branch or central transform of none of the above. देखिए ट्रांसफॉर्म एनालिसिस डीएफडी के अंदर, ठीक है, जो इनपुट पोर्शन होता है, इनपुट पोर्शन में क्या होगा कि आपके पास एक इनपुट है, ठीक है, ये आपका प्रोसेस है और ये आपका आउटपुट है। ठीक है, इसी तरीके से होता है। ठीक है, कि जो प्रोसेस होता है आपका इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट करने का, ठीक है, तो हम इस सारे को बोलते हैं इनपुट पोर्शन। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म एनालिसिस के अंदर इस टर्म को बोलते हैं हम एफरेंट ब्रांच। ठीक है, ऑप्शन जो आपका ए होगा वो आपका एफरेंट ब्रांच, ऑप्शन ए होगा आपका। ठीक है, ये जो है आपका इफरेंट और सेंट्रल। इफरेंट क्या होता है आपका, इफरेंट जो है आउटपुट पोर्शन के लिए इफरेंट आता है आपका। ठीक है, इफरेंट ब्रांच होता है वो, और जो आपका फाइनल जो आउटपुट आती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सेंट्रल ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये टर्म आपके यूज होते हैं। तो इनपुट पोर्शन के लिए पूछा गया तो इनपुट पोर्शन के लिए जो आपका एफरेंट ब्रांच होगा वो एक राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपका आंसर है एफरेंट ब्रांच। फाइन, आगे चलते हैं। द फंक्शन पॉइंट मैट्रिसेस, देखिए आपने पहले भी अगर मेरी वीडियोस देखी है तो वहां पर भी फंक्शन पॉइंट से क्वेश्चन आया है। यहाँ पर अगेन पूछ लिया गया है कि फंक्शन पॉइंट मैट्रिक क्या करती है। फर्स्ट देखते हैं कैलकुलेटेड from user requirement, second है calculated from the line of code, calculated from the software quality assessment, and the last one is none of the। देखिए calculated from user requirement नहीं, फंक्शन पॉइंट के अंदर हम यूजर रिक्वायरमेंट को नहीं मैटर करता। कैलकुलेटेड फ्रॉम द लाइन ऑफ कोड ये एलओसी के अंदर आ जाता है जो कि आपकी एक सेपरेट मैट्रिक्स होती है। और जो थर्ड ऑप्शन है कैलकुलेटेड फ्रॉम सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी असेसमेंट, यस
हम फंक्शन पॉइंट मैट्रिक्स से सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को असेस करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 14 फैक्टर्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी को असेस करने में आपकी हेल्प करते हैं। अगर आपको इन 14 फैक्टर्स के बारे में जानना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक कीजिए। आई थिंक उनमें से 2 वीडियो जो हैं जिनमें मैंने 14 फैक्टर्स के बारे में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन जो रहेगा आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो फंक्शन पॉइंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर ये डेफिनेशन डाली है। फंक्शन पॉइंट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ टाइम, अमाउंट ऑफ बिजनेस, फंक्शनैलिटी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड टू अ यूजर, ठीक है। और जो आपका आंसर है, आंसर आपका ये है कैलकुलेटेड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर क्वालिटी असेसमेंट। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ लाइक शेयर और कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर